तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्रीकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना और अपनों का ख्याल रख रही होगी। एक तरफ 54 साल लंबी और पुरानी सरकार, और इन 54 सालों में दो डिक्टेटर, दो तानाशाह, एक बाप और एक बेटा। सारी कोशिशें कर ली गई, सत्ता की कुर्सी हिला भी नहीं पाया कोई। लेकिन फिर एक रोज़ एक 14 साल का स्कूली बच्चा आता है और अपने ये स्कूल की दीवार पर सिर्फ एक लाइन लिखता है, और वो एक लाइन एक ऐसी क्रांति बनती है, वो एक लाइन ऐसा नारा बनता है कि 54 साल की वो सरकार गिर पड़ती है। ये कहानी सीरिया की है, और सीरिया इसलिए सुर्खियों में है कि मुश्किल से 24 घंटे पहले 20 साल से सीरिया के तानाशाह रहे सीरिया की सरकार के सरबराह, सीरिया के प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति बशर अल असद बड़ी खामोशी से सीरिया की राजधानी दमिश्क से एक प्लेन में बैठते हैं और अपने पुराने दोस्त पुतिन के देश रूस की राजधानी मॉस्को पहुंच जाते हैं। और अब वो पुतिन के मेहमान हैं और रूस में रहेंगे, क्योंकि उनको वहाँ शरण दे दिया गया है। 20 साल तक सीरिया के प्रेसिडेंट रहे बशर अल असद। तो अब अचानक ऐसा क्या हुआ कि कुर्सी छोड़नी पड़ी। तो पूरी कहानी सुनाओ उससे पहले सिर्फ दो तस्वीर आपको दिखाना चाहता हूँ, और इन्हीं दो तस्वीरों में सीरिया के पिछले लगभग 24 साल की कहानी है, और कुल मिलाकर 54 साल की कहानी है। एक तस्वीर तो 2011 की, जो अभी मैंने आपको बताया कि एक 14 साल का बच्चा कैसे स्कूल की दीवार पर एक नारा लिखता है और वो क्रांति बन जाती है। ये वो तस्वीर है, और ये उसी के हैंडराइटिंग में, वो उसी के हाथ से लिखा हुआ है। ये अरबी में एक लाइन है, और अरबी में इस लाइन का मतलब है इट्स योर टर्न डॉक्टर, अगर इंग्लिश में कहूँ, और हिंदी में कहूँ तब तुम्हारी बारी है डॉक्टर। बशर अल असद आई स्पेशलिस्ट थे, आँखों की पढ़ाई की थी डॉक्टर की लंदन से, तो इसलिए उनके करीबी, उनके जानने वाले उन्हें डॉक्टर भी बुलाते थे। और ये उसी बशर अल असद की विदाई के लिए 14 साल के एक बच्चे ने स्कूल की दीवार पर यह नारा लिखा था। 2011 की ये तस्वीर है। 26 फरवरी 2011 की तारीख थी वो, जब ये नारा लिखा गया। कैसे इस 14 साल के बच्चे ने एक पूरी क्रांति ला दी, ये आगे बताऊंगा। उससे पहले एक दूसरी तस्वीर, ये तस्वीर है 2015 की, तारीख थी 2 सितंबर। समंदर के किनारे एक बच्चा और उसकी लाश। मुझे लगता है कि इस पूरी दुनिया की जो आबादी है लगभग 8 अरब, 8 अरब में से जिसने भी ये तस्वीर देखी उसका कलेजा फट गया होगा। ये तस्वीर ही ऐसी है। इस तस्वीर की शॉर्ट में कहानी ये है कि बशर अल असद की सरकार के जुल्म सितम से तंग आकर लाखों लोग सीरिया छोड़कर भागने की कोशिश कर रहे थे कि किसी तरह बच जाए, किसी तरह जिंदा रहें। और तब बशर अल असद ने सीरिया के बॉर्डर पे एक तरह से निगहबानी बढ़ा दी, सरहदें बंद कर दी, और कहा कोई नहीं भागेगा। उसी में एक परिवार था, इस बच्चे का माँ बाप। उन्होंने कहा कि नहीं, यहाँ जिंदा नहीं रह पाएंगे, भाग लेते हैं। कोई ज़रिया नहीं मिला तो वो समंदर पहुँच गए। अब समंदर की उफनती लहरें और एक छोटा सा नाव, कहाँ समंदर के उस थपेड़ों का मुकाबला कर पाती है नाव। देश छोड़कर जान बचाने के लिए भाग रहे थे, लेकिन उन्हीं समंदर की लहरों ने उस छोटे नाव की वजह से इन्हें वापस साहिल पर धकेल दिया। और इस बच्चे की तस्वीर किसी एक ने अपने कैमरे में कैद कर ली, और ये तस्वीर पूरी दुनिया में लोगों ने देखा। और इस तस्वीर को देखने के बाद पहली बार लोग सीरिया के बारे में बातें करने लगे थे। ये दो तस्वीरें, अब पूरी कहानी। सीरिया कभी बहुत ही खूबसूरत देश हुआ करता था। लोगों के पास रोज़गार था, ठीक ठाक पैसा था, ठीक ठाक कल्चर था, लोग खुश थे। 1970 तक। फिर 1970 का दौर आता है। तब सीरियाई जो मिलिट्री है, वहाँ की हुकूमत, जब वो सीरिया की सरकार थी, तब उस सरकार में वहाँ के एक एयरफोर्स के चीफ थे। और उस जो एयरफोर्स के चीफ थे, उनकी सीरिया की सेना में, आर्मी में बड़ी ख़ास पकड़ थी, और उनका नाम था हाफिज़ अल असद। तो एयरफोर्स के चीफ सीरिया के। लेकिन 13 नवंबर 1976 को हाफिज़ अल असद बगावत करते हैं और सीरिया की सरकार को गिरा देते हैं, एक तरह से तख्ता पलट, और अपने आप को सीरिया का नया प्रेसिडेंट डिक्लेयर कर देते हैं। और उसी दिन सीरिया में एक नए डिक्टेटरशिप का आगाज़ होता है। अब हाफिज़ अल असद सीरिया के नए प्रेसिडेंट, नए रूलर,
एक डिक्टेटर। मिडिल ईस्ट के ऐसे बहुत सारे देश थे जहाँ पे बहुत सारे डिक्टेटर थे, तो एक और देश सही। लेकिन लोगों को उम्मीद नहीं थी कि हाफिज़ अल असद लंबे वक्त तक यहाँ हुकूमत कर पाएंगे। उसकी वजह ये थी सीरिया की आबादी। सीरिया जिसकी कुल आबादी ही 2 करोड़ है, 2 करोड़ से भी थोड़ा सा कम, उसमें 74% आबादी की जो हिस्सेदारी है वो सुन्नियों की है, सुन्नी मुस्लिम की, और सिर्फ 16% वहाँ पर शिया है। मतलब 70%, 74% सुन्नी और 16% शिया। अब जो हाफिज़ अल असद थे ये शिया थे, यानी ये वहाँ के पॉपुलेशन के 16% को रिप्रेजेंट कर रहे थे, उनकी नुमाइंदगी कर रहे थे, जबकि मेजॉरिटी 74% सुन्नी। तो लगा कि इसे सुन्नी बर्दाश्त तो करेंगे नहीं, और इस बात का एहसास हाफिज़ को भी था। लेकिन वो एयरफोर्स के चीफ, आर्मी में पकड़, तो उन्होंने सबसे पहला काम ये किया कि 1970 13 नवंबर 1970 को जब उन्होंने बगावत की, तख्ता पलट किया, अपने आप को प्रेसिडेंट बनाया, तो सबसे पहले उन्होंने सुन्नियों पर लगाम कसना शुरू किया और अपनी फ़ोर्स की एक बड़ी ताकत का इस्तेमाल ये किया कि उन लोगों के ऊपर जगह जगह छोटी छोटी जगहों पर अपने जासूस और वो सारे भेजे कि कहीं कोई सुगबगाहट हो, उनकी सरकार के ख़िलाफ़ कोई विरोध हो तो उन्हें खबर मिले और उसे कुचल दिया जाए। तो अपनी पूरी ताकत एक तरह से उन्होंने इस विरोध को दबाने में लगा दिया। तो धीरे धीरे वक्त बीता, लोग उस वक्त खुश थे, पैसे थे, रोज़गार था, तो किसी को ज़्यादा दिक्कत नहीं आई। दिक्कत तब आती है जब पैसे ना हो, रोज़गार ना हो, भूखमरी की नौबत आए। तो किसी तरह से 70 से ये सारा सिलसिला चलता रहा। जब धीरे धीरे हाफिज़ असद को यकीन हो गया कि ये सब लोग कुछ कहेंगे नहीं, तो फिर उन्होंने अपनी मनमानी भी शुरू की। तमाम पॉलिसीज़ लाए वहाँ की सरकारी नौकरियों में, आर्मी में, एयरफोर्स में शियाओं को, और जो उनके ख़ास तौर पर वो थे, उनकी भर्ती करनी शुरू कर दी। धीरे धीरे ये बात सुन्नियों को बड़ी नागवार गुजरी। उन्हें लगा कि भाई हमारी पॉपुलेशन ज़्यादा है, लेकिन सारे इम्पोर्टेंट पोस्ट पर शियाओं को बिठा दिया गया। लेकिन फिर भी सब चलता रहा, क्योंकि शिकंजा ऐसा कसा हुआ था कि कोई विरोध कर ही नहीं सकता था। करते करते 30 साल गुजर गए। 30 साल तक हाफिज़ अल असद ने सीरिया पर हुकूमत की। अब आ गया साल 2000, 30 साल बीत गए। हाफिज़ अल असद की भी अब उम्र हो गई, बूढ़े हो गए, बुजुर्ग हो गए। ये सत्ता, ताकत, कुर्सी, ये सब चीज़ें अपनी जगह, उम्र और मौत तो इन चीज़ों से कभी प्रभावित होती नहीं है। तो आखिरकार सन 2000 में सीरिया के प्रेसिडेंट, रूलर, डिक्टेटर हाफिज़ अल असद की मौत हो जाती है। इधर मौत हुई, उधर उनका वारिस तैयार था, उनका बेटा, और नाम आप जानते हैं, बशर अल असद, जो सीरिया के प्रेसिडेंट पिछले 20 साल से, बल्कि 24 साल हो गए। तो 2000 में मौत हुई हाफिज़ असद की, और 2000 में ही सीरिया की हुकूमत संभाली उनके बेटे बशर अल असद ने। जो बाप की पॉलिसी थी उसी को फॉलो किया। पिता से सीखा कि कैसे मेजॉरिटी को कंट्रोल में रखना है, कैसे बगावत को कुचलना है, और ये सब कुछ वही करते रहे। धीरे 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 लगभग सब कुछ ठीक चल रहा था अगले 8 साल तक। 2008 आ गया। इस बीच में 2006 से एक चीज़ शुरू हो गई थी। पहली बार सीरिया में बारिश नहीं हुई। 2006 से 2010 तक लगातार 4 साल, और उन 4 सालों में सूखा पड़ गया। खेती बाड़ी बाकी सारी चीज़ें ऐसी रह गई। तो अब लोगों को भुखमरी की नौबत, रोज़गार थी नहीं, आर्थिक हालत ख़राब थी। अच्छे अच्छे पोस्ट पर खुद असद परिवार के लोग वही सब तैनात थे। तब लोगों के अंदर एक गुस्सा आना शुरू हुआ। उन्हें लगा कि अगर हमारे यहाँ भी एक अच्छी सरकार होती जो जनता की सुध लेती, तो शायद इस बुरे वक्त में जब सूखा पड़ा हुआ है, बारिश हुई नहीं है, तो क्या पता हमारी ज़िंदगी बेहतर होती। तब उन्हें पहली बार एहसास हुआ। मतलब 30 साल उधर और 6 साल इधर, 36 साल के बाद उन्हें लगा था कि नहीं, ये डिक्टेटरशिप सही नहीं है। तब लोगों के अंदर एक गुस्सा फूटने लगा। लेकिन ये गुस्सा लावा बनता उससे पहले एक और चीज़ हो गई। हुआ ये कि 2010 के आसपास अरब के कई देशों में बगावत शुरू हो गई, जिसको अरब स्प्रिंग भी हम कहते हैं। उसमें कई देश ऐसे थे जहाँ 15, 20, 30 साल से डिक्टेटर बने हुए थे। ट्यूनीशिया, लीबिया, इजिप्ट, ये सारे ऐसे कुछ देश हैं जिनके यहाँ डिक्टेटर थे। तो वहाँ पे ये हो गया कि भैया तानाशाही नहीं चलेगी, डेमोक्रेसी लाओ। आपने वो सारी तस्वीरें सारे अखबार में वो खबरें देखी होंगी। तो ये सारी चीज़ें चल रही थी। ये वही सीरिया जहाँ पर एक
ऐसी घटना हुई थी जिसमें हमारा देश भी जुड़ा हुआ था, भारत। उसकी वजह ये थी कि करीब 46 नर्सों को किडनैप कर लिया गया था। और तब ये भी आया था कि भारत सरकार ने आईएसआई के टेररिस्ट से क्या बातचीत की थी। 46 इंडियाज रेस्क्यू ऑपरेशन अगेंस्ट आईएसआईएस। कुकू एफएम के ऑडियो लर्निंग प्लेटफॉर्म पर यह पूरी कहानी मौजूद है। इसमें उस वक्त फॉरेन मिनिस्टर रही थी सुषमा स्वराज जी का क्या रोल रहा, कैसे इन 46 नर्सों को वहाँ से रेस्क्यू करके लाया गया। डिटेल में ये पूरी कहानी 46 इंडियाज रेस्क्यू ऑपरेशन अगेंस्ट आईएसआईएस कुकू एफएम के ऑडियो लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आप जरूर सुनिए। अगर आपको भी क्राइम स्टोरीज में खो जाना है तो आपके लिए एक ज़बरदस्त मौका है। रिसेंटली कुकू एफएम पर कुछ अमेजिंग क्राइम ऑडियो बुक्स आई हैं और यकीन मानिए ये बहुत ही ग्रिपिंग है। चाहे आपको डिटेक्टिव मिस्ट्रीज, ट्रू क्राइम या थ्रिलर पसंद हो, कुकू एफएम पर सब कुछ मिलता है। अब यहाँ पर सबसे खास बात कि कुकू एफएम आपके लिए एक स्पेशल 14 डेज फ्री ट्रायल लेकर आया है। लेकिन ध्यान रहे, ये ऑफर सिर्फ पहले 500 लोगों के लिए अवेलेबल है। तो अगर आप इन थ्रिलिंग कहानियों में डूबना चाहते हैं तो देरी मत कीजिए। मेरे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें, कूपन कोड CMTK14 का यूज़ करें और आज ही अपने फ्री ट्रायल शुरू करें। सोचिए, आप 14 दिनों तक जितनी चाहें उतनी क्राइम ऑडियो बुक सुन सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री। या आपके कम्यूट, वर्कआउट या फिर एक शांत शाम को और भी एक्साइटिंग बनाने का परफेक्ट तरीका है। लेकिन याद रहे, वक्त तेज़ी से निकल रहा है और एक बार जब फ्री ट्रायल स्लॉट्स ख़त्म हो जाएंगे तो फिर ये मौका हाथ से निकल जाएगा। तो इस ऑसम मौके को मिस मत करें। अभी अपने फ्री ट्रायल लें और क्राइम की बेस्ट स्टोरीज सुनना शुरू करें। आफ्टर 14 डेज द सब्सक्रिप्शन प्लान विल बी एक्टिवेटेड। तो ये भी सारी चीज़ें चल रही थी। तो उसी दौरान में अब वहाँ पे लोग सड़कों पे उतर आए। कर्नल गद्दाफ़ी मारे गए जनता के हाथों। जो इजिप्ट के, उनको जान बचाकर भागना पड़ा हुस्नी मुबारक। ट्यूनीशिया में बेन अली करके एक डिक्टेटर जो 30 साल से था, उसको देश छोड़कर भागना पड़ा। तो ट्यूनीशिया हो, इजिप्ट हो या फिर लीबिया हो, इन सब जगहों पर तख्ता पलट शुरू हो गया और लोग तानाशाहों के ख़िलाफ़ मैदान में सड़कों पर थे। जब ये हो रहा था तब पहली बार बशर अल असद को ये डर लगा कि हमारे आस पड़ोस के देशों में, अरब देशों में तो लोग तानाशाही के ख़िलाफ़ हैं, कल को सीरिया में भी कर सकते हैं। वक्त रहते अब असद ने अपने ख़ास लोगों को बुलाया और कहा कि भैया पूरे सीरिया में तो सिक्योरिटी टाइट करो, मुखबिरों के जाल को और बिछाओ, कोई भी अगर हमारी सरकार के ख़िलाफ़ विरोध करे उसे कुचल दो। हालांकि अब तक शांतिपूर्ण ढंग से ही सब कुछ चल रहा था, लोगों में गुस्सा था लेकिन हिंसा नहीं थी। लेकिन अब ये बात कह दी। 2010 का साल गुजर गया। 2010 का साल गुजरा, अब भी बशर अल असद की सरकार को कोई ख़तरा नहीं, 10 साल हो चुके थे। लेकिन फिर तभी एक तारीख आती है और ये तारीख थी 26 फरवरी 2011। नॉर्थ ईस्ट सीरिया का एक इलाका है, वहाँ पे एक छोटा सा शहर है जिसका नाम है दारा। इसी दारा में एक स्कूल और इसी स्कूल में एक बच्चा जिसका नाम है मुआविया सियास ने, 14 साल का मुआविया सियास ने स्कूल में पढ़ रहा था। हर एक पेरेंट्स की तरह मुआविया के भी माँ बाप इस बात से डरते थे कि कोई बशर अल असद सरकार के ख़िलाफ़ ना बोले, क्योंकि उनके जासूस घूम रहे हैं। लेकिन 14 साल का ये बच्चा उस वक्त थोड़ी सी सोशल मीडिया और इन सब चीज़ों ने तो दस्तक देनी शुरू ही कर दी थी, न्यूज़ भी आता ही था। तो ये खबर आ रही थी कि सीरिया के आसपास के देशों में तानाशाहों का क्या हाल हो रहा है। ट्यूनीशिया, इजिप्ट, लीबिया, इन सब जगहों पे खबर आ रही थी। तो लोग वाकिफ थे और इसी से बशर भी डरे हुए थे। 26 फरवरी 2011 को दारा शहर के अपने स्कूल से जैसे ही बाहर निकलता है मुआविया सियासे, उसके साथ उसके 12-14 दोस्त और थे। वो पता नहीं उसके मन में क्या सोचता है, वो एक चौक लेता है या जो भी, और स्कूल की दीवार पर सिर्फ एक लाइन लिखता और चला जाता है। अरबी में ये लाइन थी जिसका मतलब शुरू में आपको बताया, वो लाइन ये थी, उसका मतलब ये था इंग्लिश में कि इट्स योर टर्न डॉक्टर, यानी कि अब तुम्हारी बारी है डॉक्टर। और ये लिखकर लाइन चला गया। थोड़ी देर के बाद उस बच्चे के बाप यानी मुआविया के बाप के पास कुछ लोग पहुँचे और उन्होंने देख लिया तो उसे लिखते हुए उन्होंने कहा तुम्हारे बेटे ने ये क्या कर दिया है, तो अगर बशर के लोगों को पता चलेगा तो तुम्हारे पूरे फैमिली को मार देंगे। क्योंकि उस लाइन में बगावत थी। बगावत इसलिए थी कि बशर अल असद चूँकि इंग्लैंड में जाकर आई स्पेशलिस्ट की डॉक्टरी की थी, तो सबको पता था वहाँ निक नेम डॉक्टर है बशर का।
अब इस लाइन में ये क्या, इट्स योर टर्न, अगली बारी तुम्हारी है डॉक्टर। तो अब लोगों ने वही जोड़ा अरब स्प्रिंग के उस मूवमेंट से, जिसमें सारे तानाशाहों को एक एक करके निकाला गया या मारा गया या वे भाग गए। अब ये लाइन सीधे बशर के खिलाफ। लोगों ने देखा, लोगों के अंदर हिम्मत आई कि यार छोटा सा बच्चा ये नारा लिख रहा है। लेकिन तभी जो धारा का, बल्कि ये जो दारा शहर है उसके जो सिक्योरिटी चीफ था, उस तक ये बात पहुंच गई कि एक स्कूल पे बशर के ख़िलाफ़ ये है, और हर एक सिक्योरिटी चीफ को ऑर्डर था कि बगावत को कुचलना है। जब उसने जाकर लाइन पढ़ी तो फिर उसने पता किया, लेकिन ये कोई बताने को तैयार नहीं कि लाइन किसने लिखी। लेकिन उसे कहीं से अंदाज़ा था कि ये 10-15 लोगों का एक ग्रुप, उन्हीं में से किसी ने लिखा, पर किसने ये मालूम नहीं। अगले दिन, ये 26 फरवरी की बात है 2011, 27 फरवरी को वहाँ का सिक्योरिटी चीफ अपने फोर्सेस को लेकर पहुँचता है स्कूल में, और उस स्कूल से 15 बच्चों को उठा लेता है। उनमें से एक मुआविया भी था जिसने असल में लिखा था। इनको उठाकर लाया जाता है। लाने के बाद टॉर्चर किया जाता है कि बताओ किसने लिखा। कोई भी बच्चा मुंह खोलने को तैयार नहीं, सब में इतनी एकता थी। सोचिए इतनी सी उम्र में भी। उधर शाम होते होते सारे बच्चों के घर तक खबर पहुंची, सारे बच्चे फैमिली पहुंच गए कि भैया हमारे बच्चों को छोड़ दो, मासूम है, छोटे हैं। फोर्स छोड़ने को तैयार नहीं, सबको धमका कर भगा दिया। इसके बाद अब उनके ऊपर जुल्म सितम का दौर शुरू हो गया। मुआविया समेत तमाम बच्चों के उंगलियों के, पैरों के नाखून निकाले गए। उन्हें भिगो भिगो कर उनको करंट दिया गया, उल्टा लटकाया गया, डंडों से, लातों से, घूंसों से पीटा गया। अब इधर दिन बीतता जा रहा, पर वो बच्चे वापस नहीं छोड़े जा रहे। उधर सिक्योरिटी चीफ को भी कि ये काम करके वो बशर अल असद की शाबाशी ले रहा है। फिर माँ बाप वहाँ पर बैठकर शांतिपूर्ण तरीके से धरना प्रदर्शन करने लगे। सिक्योरिटी स्टाफ ने एक दिन भीड़ के सामने उन्हें कहा कि अब तुम लोग अपने इन बच्चों को भूल जाओ और जाओ दूसरे बच्चे पैदा करो। साथ में ये भी कहा कि अगर तुम में से दूसरा बच्चा पैदा नहीं होता तो अपनी अपनी औरतों को हमारे पास, हमारी फोर्सेस के पास भेज दो। ये बात वहाँ बहुत सारे लोगों ने सुनी जो आम लोग थे। ये सुनते ही उनके अंदर का गुस्सा भड़क पड़ा। इसका धीरे धीरे ये बात दारा शहर से बाहर सीरिया के अलग अलग शहरों में पहुँचने लगा। ये दीवार का नारा भी अब तक तस्वीर की शक्ल में सीरिया के अलग अलग शहरों में पहुँचने लगा। अब लोगों का गुस्सा जो अब तक दबा हुआ था वो बाहर आने लगा, और ख़ास तौर पर इसलिए ये सारे सीरिया के लोग एक हुए कि वो बच्चे सब 12, 13, 14 साल की उम्र के थे कि उनके साथ कैसे ये जुल्म हो सकता है। अब दारा का धरना प्रदर्शन आंदोलन पूरे सीरिया का हिस्सा बन गया। जगह जगह लोग शांतिपूर्ण तरीके से, लेकिन असद सरकार के ख़िलाफ़ और इन बच्चों की रिहाई की मांग को लेकर करने लगे। धीरे धीरे आलम ये हुआ कि और जब ये बात पता चली लोगों को कि और बच्चे पैदा करो, औरतों को भेज दो, इज़्ज़तदार जो वहाँ की जनता, उन्हें लगा यह सीधे उनके लिए गाली है, और भी गुस्सा। अब शहर शहर में जब ये धरना प्रदर्शन आंदोलन होने लगा तो बशर अल असद को एहसास हुआ कि वो गलत कर रहा है। उसे लगा कि कहीं यही चीज़ क्रांति न बन जाए। उसने फ़ौरन अपने फोर्सेस को हुक्म दिया कि उन 15 के 15 बच्चों को छोड़ दो ताकि आंदोलन दब जाए। पूरे 45 दिनों के बाद 45 डेज तक ये सारे बच्चे कस्टडी में थे। अप्रैल 2011 में इन 45 बच्चों को रिहा किया गया। जब बच्चे बाहर आए, जो उनकी हालत देखी लोगों ने, फिर उसकी तस्वीर आई, और उन बच्चों ने जो कहानी सुनाई उस जुल्म सितम की 45 दिनों की, बशर अल असद सरकार का वो फैसला उसके लिए उल्टा पड़ गया। अब तक वो 45 दिन से अंदर से बाहर धरना प्रदर्शन हो रहा था, लेकिन वो जैसे ही बाहर आए, जब उन बच्चों की कहानी उन्हीं की ज़ुबानी सामने आई, तो सीरिया में चारों तरफ गुस्सा बसर गया। फिर लोग बेकाबू हो गए। अप्रैल 2011 में इन बच्चों के आने के दूसरे या तीसरे दिन फ्राइडे था। जुमा की नमाज की प्रेयर होती है, जिसमें दोपहर को बड़ी तादाद में लोग मस्जिद में जमा होते हैं, और दारा की उस मस्जिद में भी उस दिन हज़ारों लोग जमा हुए। नमाज के बाद लोग मस्जिद से बाहर निकले और उन्होंने बशर अल असद सरकार के ख़िलाफ़ नारेबाजी शुरू कर दी। ये पहली बार था कि जब ओपनली वहाँ के डिक्टेटर के ख़िलाफ़ लोग नारे लगा रहे थे। ये बात जब पता चली तो पुलिस ने भी डंडे चलाए, फिर गोली चलाई। 2 लोग मारे गए फ्राइडे को। जब ये 2 लोग मारे गए तो नेक्स्ट डे सैटरडे को इन 2 लोगों के जनाजे के साथ 2 लोग दोबारा सड़कों पर उतर आए, और इस बार और ज़्यादा भीड़। बशर अल असद को लगा कि इस बार नहीं रोका तो फिर कुछ नहीं होगा। फ़ौरन हुक्म दिया। पहली बार था इतिहास में कि बशर अल असद के कहने पर दारा में टैंक जो है वो सड़कों पर उतार दिए गए।
मतलब अपने ही लोगों के खिलाफ। आसमान में हेलीकॉप्टर भेजा गया, उस पर बंदूकधारी थे, नीचे से टैंक लोगों को कुचल रही थी, ऊपर से आसमान से गोलियां चल रही थी, दर्जनों लोग मारे गए। और जब ये दर्जनों लोग मारे गए, बस यहीं से सीरिया गृह युद्ध की आग में झुलस गया। उस एक बच्चे के उस एक नारे, उन 15 बच्चों की गिरफ्तारी, उनकी टॉर्चर की कहानी, फिर मस्जिद में ये हंगामा बाहर और ये गोलीबारी। अब सीरिया अब तक जो शांत था, अब सिविल वॉर, गृह युद्ध में झुलस गया। अब हर दिन दारा की कहानी, जितने बड़े बड़े शहर थे सभी की कहानी हो गई। वहाँ धरना, प्रदर्शन, हिंसा। बट दिक्कत एक थी, उस तरफ असद की सेना थी, उनके पास गोलियाँ थी, बंदूकें थे, टैंक। इधर आम लोग थे, उनके पास डंडे थे और लाठियाँ थी। डंडे और लाठियों से वो मुकाबला करते, जाहिर सी बात है इन्हीं की जो मौत है ज़्यादा होती। धीरे धीरे ये हिंसा बढ़ती गई। अब जब हिंसा बढ़नी शुरू हुई तो फिर ये हुआ कि आम लोगों पर ही दमन होता था, गोलियां चलाओ, टैंक स्प्रिंट चढ़ा दो। तब असद की सेना में चूंकि सीरिया की आबादी का 74% सुन्नी थे, तो बहुत सारी एक मेजोरिटी सुन्नी भी थे सेना में भी, फोर्स में भी, एयरफोर्स में भी। तब उन्हें लगा कि हम अपने ही भाई बहनों के खिलाफ गोलियां चला रहे हैं, अपनी भाई बहनों पर टैंक चला रहे हैं, तो उन्होंने विद्रोह कर दिया। उन्हें कहा नहीं, हम अपने लोगों को इस तरह से नहीं मारेंगे। तो एक बड़ा विद्रोह हुआ सेना में और लोगों ने सेना छोड़ दिया। अब सेना छोड़कर वो उन लोगों के साथ आ गए जो असद सरकार के खिलाफ आंदोलन कर रहे थे। इसी के बाद इन सब ने मिलकर ये तय किया कि चलो असद की सेना से लड़ने के लिए हम अपनी एक सेना बनाते हैं। और फिर सबको ट्रेनिंग दी जाने लगी, सब लोग आने लगे और उसके बाद आखिरकार एक फ्री सीरियन आर्मी का गठन हुआ। फ्री सीरियन आर्मी का गठन सिर्फ इसलिए हुआ था ताकि असद सरकार के खिलाफ मोर्चा ले सकें। उसमें सेना से लोग आए थे, उन्हें पता था बंदूक कैसे चलाते हैं, टैंक कैसे होता है। तो फिर उन्हीं लोगों ने मिलकर फ्री सीरियन आर्मी का गठन किया, जो आर्मी से बगावत करके आए। अब इसमें अलग अलग सैकड़ों छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशन थे पूरे सीरिया में। वो लोग फ्री सीरियन आर्मी का हिस्सा बनते गए और देखते ही देखते लाखों लोग फ्री सीरियन आर्मी के साथ जुड़ गए। और अब फ्री सीरियन आर्मी एक ट्रेंड, एक तरह से कहें आर्मी की तरह थी, जो असद की सेना से लोहा ले रही थी। और यही वो दौर था जब फ्री सीरियन आर्मी बनी तो बगदादी ने भी कहा चलो बहती गंगा में हाथ धो लेते हैं। अबू बकर अल बगदादी, ISI का वो मिलिटेंट, तब तक वो इराक में था और इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक ISI का चीफ था और इराक में इस्लामिक हुकूमत कायम करना चाहता था। वो भी सुन्नी गुट से बगदादी। तो उसे जैसे ही पता कि इराक में, वो सीरिया में बशर अल असद के ख़िलाफ़ फ्री सीरियन आर्मी का गठन हुआ जो सुन्नी के लोगों की उसमें हो रहा है, तो इसने कहा कि हम भी असद के ख़िलाफ़ मोर्चा लेंगे। और बगदादी ने अपने लोगों को अब सीरिया भेज दिया और वहीं से बगदादी ने अपने ऑर्गेनाइजेशन का नाम भी बदल दिया। अब उसने ISI से ISIS कर दिया। इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक था, अब उसने कर दिया इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया। तो वहाँ पहुँचा, अब वो भी कूद गया उधर। उसी सीरिया में नॉर्थ ईस्ट रीजन में एक और कास्ट के लोग रहते थे जो कुर्द कहलाते हैं। कुर्द भी वहाँ माइनॉरिटी में थे लेकिन काफ़ी ताकतवर थे, पर उनका अपना इलाका, कुछ हिस्सा उनका तुर्की में भी मिलता था, टर्की में। तो कुर्द शुरू से ये चाहते थे कि उनका एक अलग देश हो, कुर्दिस्तान। तो जब उन्हें लगा कि फ्री सीरियन आर्मी बन गई, ISIS वाले भी आ गए, सब मिल के एक साथ असद के ख़िलाफ़ लड़ रहे हैं, तो मैं भी इनका साथ देता हूँ। तो अब कुर्द फोर्स भी मैदान में उतर गई बशर अल असद के। तो अब एक साथ 4 मोर्चे पर लड़ाई हो रही थी। एक तरफ असद की सेना, दूसरी तरफ बगदादी आ गए, तीसरी तरफ फ्री सीरियन आर्मी आ गई, उधर कुर्द भी आ गए। अब जैसे ही ये लोग आए तो देखिए खेल कहाँ से शुरू होता है। अब बाहरी देशों ने भी इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया। मिडिल ईस्ट के कुछ देश जो सुन्नी बहुल हैं, उन्होंने फ्री सीरियन आर्मी की मदद करनी शुरू कर दी। क्यों? क्योंकि उन्हें मालूम था कि सीरिया में 74% आबादी सुन्नियों की है, तो हम सुन्नियों की मदद करेंगे। तो इसलिए उन्होंने पैसे से, हथियार से मदद करनी शुरू कर दी फ्री सीरियन आर्मी को। जब इधर हुआ तो उधर ईरान ने कहा कि भाई ये क्या है, हम तो असद की सरकार को सपोर्ट करेंगे। क्यों? दुनिया में ईरान ही इकलौता ऐसा देश है जहाँ सबसे ज़्यादा शिया रहते हैं।
और असद जिस परिवार से हैं वो शिया हैं और 16% टोटल नुमाइंदगी है सीरिया में शियाओं की। तो ईरान का ये इंटरेस्ट था कि हम इसी बहाने शिया की मदद करेंगे ताकि असद की सरकार बनी रहे। तो अब ईरान कूद गया, लेकिन वो असद के सपोर्ट में। कुछ और भी देश मिडिल ईस्ट के इसी तरीके से घुसते आ गए। उधर रूस को चाहिए था एक दोस्त जो उस रीजन में उसके किसी काम आ सके फ्यूचर में। तो उसे लगा कि असद सही है, पुतिन साहब को लगा, तो उन्होंने बशर असद से दोस्ती कर ली। अब ये हुआ कि तुम चिंता न करो, हम तुम्हारे सपोर्ट में हैं। तो अब आपको तो पता है जहाँ रूस एंट्री मारता है वहाँ अमेरिका ज़रूर आएगा, क्योंकि दोनों में लगती है। तो अमेरिका ने देखा कि रूस जो है पुतिन, ये तो असद के सपोर्ट में उतर गया, तो उसके पास सीधा ऑप्शन है। अगर रूस आता और असद के अगेंस्ट आता तो अमेरिका असद का सपोर्ट करता, लेकिन यहाँ रूस आया सपोर्ट में, तो अमेरिका के पास एक ही चॉइस था, अगेंस्ट में जाना। उसने कहा हम फ्री सीरियन आर्मी को मदद करेंगे। और यही वो दौर था जब अमेरिका ने जाने अनजाने उस बगदादी की मदद की, जिस बगदादी को वो बाद में अपना नंबर 1 दुश्मन मानता था और जिसे बाद में अमेरिका को मारना पड़ा। लेकिन यही वो दौर था जब फ्री सीरियन आर्मी की मदद करने के चक्कर में अमेरिका ने फ्री सीरियन आर्मी के साथ साथ बगदादी के आतंकवादियों को भी ट्रेनिंग दे दी, हथियार भी दे दिए कि लड़ो असद से। और बाद में वही हथियार, वही ट्रेनिंग पाए वो लोग अमेरिका के लिए सरदर्द बन गए थे। तो उधर वो भी आ गया। अब ये सब कुछ चलता रहा, लेकिन असद की सरकार फिर भी जमी रही, क्योंकि रूस, पुतिन सुपर पावर पीछे। तो अब सवाल ये कि अचानक अभी कल क्यों भागना पड़ा असद को सीरिया छोड़कर, जबकि ईरान जैसा दोस्त है, रूस जैसा दोस्त साथ में है, और अमेरिका का उतना अब इंटरेस्ट नहीं है। बगदादी ख़त्म हो गया, उसका तो अमेरिका ने सीरिया वीरिया को छोड़ ही दिया। 1-2 बार जब केमिकल वेपन का इस्तेमाल किया था सीरिया ने, तब अमेरिका ने ज़रूर दखल दिया था, आगे कुछ सीरिया के बेस पे अटैक भी किया था, हवाई हमला। लेकिन बगदादी के खात्मे के बाद अमेरिका का सीरिया से कोई इंटरेस्ट रहा नहीं, और रूस का भी इधर कम हो गया था। अब उसकी वजह है। और लेकिन एंड टाइम पे ये क्यों हुआ कि बशर अल असद का 24 साल पुराना तख्ता पलट दिया गया। तो कहानी ये हुई कि इधर पिछले 6-8 महीने से, बल्कि 1 साल से तो रूस का 2-3 चीज़ें नहीं हो गई दुनिया में। पहली, रूस और यूक्रेन के बीच में जंग छिड़ गई, जिसको लगभग 2 साल से ज़्यादा हो गए। रूस का पूरा फोकस हो गया अब यूक्रेन पर। उसके लिए जंग इज्जत की बात हो गई कि जीतना ही है। जिस जंग को लोग कह रहे थे 3 दिन में रूस जीत सकता, आज इतने लंबे तक खींच दिया यूक्रेन ने। तो उधर उलझा हुआ है। इधर हिजबुल्लाह के चक्कर में ईरान फंस गया लेबनान के साथ, जो आप देख ही रहे लगातार, पेजर बम और ये वो, फिर उन सब का मारा जाना। तो अब ईरान और इजराइल में इधर ठनी हुई है, दोनों एक दूसरे पे कभी भी दहाड़ रहे हैं, हमला भी कर रहे हैं। तो अब ईरान का सारा अभी इस वक्त फोकस है इजराइल, रूस का सारा फोकस है इस वक्त यूक्रेन। अब ये 2 सबसे बड़े मददगार असद के, अब असद उनसे कह रहा भाई हमारे यहाँ जो चल रहा है आप, क्योंकि मदद तो वही करते हैं और उनके नाम पे बाकी लोग थोड़ा भागते हैं। अब पुतिन साहब ने सीधे सीधे कह दिया असद को कि देखो इस वक्त हमारा जंग पे फोकस है और हम तुम्हारी मदद नहीं कर पाएंगे। उधर ईरान ने कहा हम तो खुद ही फंसे हुए हैं यार, इजराइल के साथ जब तक कुछ भी हो सकता है, तो भी हमारा कुछ नहीं कर पाएंगे तुम्हारा, तुम अपने आप जो करना कर लो। अब जब 2 लोगों ने हाथ खींच लिया, खबरें, सोशल मीडिया सब आती हैं, इंटरनेशनल मीडिया, रिलेशनशिप, तो ये बात विद्रोहियों को भी पता चली। पिछले 11 दिनों से यही चीज़ समझ कर कि अभी रूस और ईरान दोनों अपने में उलझे हुए हैं, अपने अपने मसलों में, उन्होंने अपने आंदोलन को तेज़ कर दिया। और जब तेज़ किया तो फिर इधर असद बशर को ये भी एहसास हो गया कि अब मदद तो कोई करेगा नहीं, हम टिक कैसे पाएंगे। बहुत सारे सैनिक छोड़ के भाग गए, चेक पोस्ट छोड़ के भाग गए, चौकियाँ छोड़कर भाग गए। और इधर ये तमाम लोग जो असद के दुश्मन, उन्होंने धीरे धीरे करके तमाम शहरों पर कब्ज़ा करना शुरू कर दिया। और आखिर में जब वो सीरिया की राजधानी दमिश्क में पहुंच गए तो फिर ये हो गया कि खेल खत्म। और इसी के बाद अपनी जान बचाने के लिए असद को कल शाम बड़ी खामोशी से दमिश्क से एक प्लेन में बैठना पड़ा। और वो प्लेन उड़ा, पहले तो यह आया कि वो ATC के राडार से उसका संपर्क टूट गया है, तो लोगों को लगा कि शायद क्रैश कर गया हो, एक्सीडेंट हो गया हो, लेकिन ऐसा नहीं था। बाद में वो प्लेन राडार पे भी आया
और एटीसी के नज़र में भी और कंट्रोल में भी, और जाकर लैंड करता है रूस में, दोस्त पुतिन के देश में। वहाँ उतरते हैं। बाद में रूस एक बयान जारी करता है और वो कहता है कि हमने असाइलम दे दिया है, हमने शरण दे दिया है, और अब जो बशर अल असद है वो हमारे मेहमान हैं। हालांकि उनके पास और भी ऑप्शन था, वो ईरान में भी रह सकते हैं, वो यूएई में भी रह सकते हैं, क्योंकि इनके साथ अच्छे रिश्ते हैं। लेकिन फ़िलहाल रूस ने अपनी दोस्ती दिखाई। अब उधर जो बाकी गुट है, जो 74 सालों से इस असद परिवार के ख़ात्मे के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, वो क्या करेंगे, उनका क्या होगा आगे, सीरिया की किस्मत क्या होगी, सीरिया की तस्वीर क्या होगी, सीरिया का रुख क्या होगा, कुछ दिनों बाद पता चलेगा। लेकिन 2011 में जब उस बच्चे ने दीवार पर नारा लिखा था, उसके बाद 2024 तक 5 लाख लोग इस सिविल वॉर में सीरिया के अंदर मारे गए। करीब 3 लाख से ज़्यादा लोगों को सीरिया छोड़ना पड़ा, दरबदर हुए। लाखों लोग घायल हुए, हज़ारों अपंग हुए। शहर के शहर खंडर बन गए, कंकाल बन गए। और ये वो देश बन गया जिसको अगर आप खंडरों का देश कहें तो कोई गलत नहीं होगा। पता नहीं ये कैसा लालच और कैसी जंग और कैसी ताकत की लड़ाई होती है, जिसमें जिसके ऊपर हुकूमत करनी है उसी को मार डाल दिया जाता है। जिस शहर पर या जिस देश पर हुकूमत करनी होती है उसे ही खंडर बना दिया जाता है। कैसी लालच होती है, सोचिए, और कैसी ताकत और सत्ता का नशा होता है। उम्मीद यही है कि सीरिया में जो कुछ हुआ इसके बाद वहाँ एक अच्छी सरकार आए, डेमोक्रेसी आए, लोगों की हक की बातों को मानी जाए, लोग खुश हों, रोज़गार हो, खुशहाल हो, और वायलेंस से कम निजात पाएँ। तो इसमें बाकी जो भी अपडेट होगा आप तक ज़रूर पहुँचाएँगे। फ़िलहाल कहानी में इतनी ही, लेकिन कहानी ख़त्म करूँ आज ऐसा लगता है कि क्या है, 9 दिसंबर को एक बार मैं चेक करता हूँ ज़्यादा लोग पैदा होते हैं क्या, क्योंकि लंबी चौड़ी लिस्ट हो गई है। अब्दुल रहमान इनका बर्थडे है, और ये देवरिया से हैं। हैप्पी बर्थडे अब्दुल रहमान। याशिका इनका भी आज बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे याशिका जी। और ये लवप्रीत सिंह की वाइफ है, और साथ ही आज लवप्रीत सिंह जी के जो फादर हैं मंजीत सिंह, इनका भी जन्मदिन है। तो मंजीत सिंह जी आपको भी बहुत बहुत बधाई, हैप्पी बर्थडे। करण कपूर का भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे करण। और ये भेजा है जतेंद्र कपूर ने। सरोज का भी आज जन्मदिन है, हैप्पी बर्थडे सरोज जी। और ये भेजा है निरंजन प्रजापति ने, उनकी वाइफ हैं। शिवानी सूर्यवंशी, इनका भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे शिवानी। और ये भेजा हर्ष सिंह ने है। सईदा शगुफ्ता सुल्ताना, इनका भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे शगुफ्ता जी। और ये सैयद सलमान की वाइफ है। साथ ही ऐश्वर्या चेरलावर, इनका भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे ऐश्वर्या। और ये भेजा है नाकेश तुगरकवार ने, उनकी सिस्टर है। इसके साथ ही आज शिवांक सिंह परिहार का भी बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे शिवांक। और ये भेजा दीपिका पुष्पेंद्र सिंह ने है। आरव ठाकुर का भी जन्मदिन, तो हैप्पी बर्थडे आरव। भेजा है आरती एंड आशीष ने, और ये आरती एंड आशीष के बेटे हैं आरव। भेजा है प्रशांत झा जी ने। साथ ही मोहम्मद दानिश का भी बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे दानिश। और ये भेजा है दाऊद इब्राहिम ने, इनके फादर हैं। बस ऐसे ही नाम पे मैं चौंका हूँ, और कुछ मत समझिएगा। गोकुल दास अशोक, इनका भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे गोकुल। साथ ही श्रेया अमित खरे, इनका भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे, बल्कि शौर्या, हैप्पी बर्थडे शौर्या। और ये भेजा है रूपम एंड अमित ने, उनके बेटे हैं शौर्य। साथ ही अरिंदम सरकार, इसके अलावा आत्रेयी सरकार और अभिरूप, एक ही फैमिली में एक साथ 3 जन्मदिन आज। तो अरिंदम आपको, आत्रेयी आपको और अभिरूप आपको हैप्पी बर्थडे, मे गॉड ब्लेस यू। और ये भेजा है इंद्रनील सरकार जी ने। साथ ही आज सुजाता परिदा एंड मेजर जनरल वुदेव परिदा, इन दोनों की एनिवर्सरी है। तो सुजाता जी और वुदेव जी, बहुत बहुत ढेरों आपको बधाई, हैप्पी एनिवर्सरी। और ये अक्षय जेना जी ने भेजा है। राखी एंड राघवेंद्र किशोर का भी आज सालगिरह है, तो आप दोनों की भी हैप्पी एनिवर्सरी। साथ ही प्रतिमा उपाध्याय एंड रोहित उपाध्याय की भी आज मैरिज एनिवर्सरी, तो आप दोनों को भी बहुत बहुत बधाई। निमिषा उपाध्याय जी एंड चेतन, इन दोनों की भी आज एनिवर्सरी है, तो आप दोनों को, चेतन जी निमिषा जी, बहुत बहुत बधाई। और ये केयूर के पेरेंट्स
साथ ही लतेश सिंह एंड संजय सिंह चौहान, इन दोनों की भी एनिवर्सरी। तो लतेश जी और संजय जी, बहुत बहुत बधाई आप दोनों को। लेकिन याद रहे, वक्त तेज़ी से निकल रहा है और एक बार जब फ्री ट्रायल स्लॉट्स ख़त्म हो जाएंगे तो फिर ये मौका हाथ से निकल जाएगा। तो इस औसम मौके को मिस मत करें। अभी अपने फ्री ट्रायल लें और क्राइम की बेस्ट स्टोरीज सुनना शुरू करें। आफ्टर 14 days द सब्सक्रिप्शन प्लान विल बी एक्टिवेटेड। तो कहानी में आज इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।